नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां एक छोटी सी डिजिटल पॉलिसी ने देश में हंगामा मचा दिया। 2025 में नेपाल ने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया, जिसकी वजह से नेपाल की रीसेंट हिस्ट्री में आज तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए। And they want to control us just like a dictator. जिसमें 19 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। पर ये सोशल मीडिया बैन क्यों लगाया गया? लोग इतने क्यों नाराज हैं? और इन सब का नेपाल के भविष्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलिए आज हम इस पूरी घटना को डिटेल में समझते हैं, आसान भाषा में, डेटा और नंबर्स के साथ। 2025 के सितंबर में नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन को ब्लॉक कर दिया। ये डिसीजन आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के रूल्स को फॉलो ना करने को लेकर। वो सरकार के रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को टाइम पर फुलफिल नहीं कर पाए। नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 दिन का डेडलाइन भी दिया था इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करने के लिए, पर कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफिशियली रजिस्टर नहीं हुआ। इस पॉलिसी के पीछे का कानूनी आधार क्या था? तो इस पॉलिसी के पीछे का कानूनी आधार नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2025 को दिया गया एक डायरेक्टिव था, जिसमें कहा गया था कि डोमेस्टिक और फॉरेन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में अपना लोकल ऑफिस रजिस्टर करवाना होगा, ग्रीवियंसेस हैंडल करने वाले ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी होगी और यूजर डेटा नेपाल में ही स्टोर करना होगा। ये सब स्टेप्स नेपाल के कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया बिल के तहत लाए गए थे, जो 2024 से ही तैयार हो रहा था। सरकार ने फेक अकाउंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये करना जरूरी बताया, मगर युवा पीढ़ी के लिए ये एक डिजिटल फ्रीडम पर भारी बंधन था। ये तो थी नेपाल की सरकार की दी हुई ऑफिशियल वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की, लेकिन असली कहानी और भी ज़्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स है। बहुत से जर्नलिस्ट और आम लोग समझते हैं कि ये डिसीजन असली में गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ती आवाज़ को दबाने के लिए लिया गया था। नेपाल के बड़े न्यूज़पेपर जैसे कि द काठमांडू पोस्ट, रिपब्लिका और हिमालयन टाइम्स में इस मामले पर एडिटोरियल्स कॉलम और एनालिस्ट रिपोर्ट्स आई, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया बैन एक तरह का सेंसरशिप मूव है, ताकि करप्शन, स्कैंडल्स और नेपोटिज्म के खिलाफ लोगों की आवाज़ को सोशल मीडिया पर दबाया जा सके या लोगों के सामने इसको उजागर न करने दिया जाए। लोग भी इस बात को मान रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके लिए एक जरिया बन गया था करप्ट ऑफिशियल्स, पावर बिल्डर्स को एक्सपोज करने का। लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान और रिसेंट करप्शन केसेस सामने आए, तो सरकार ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने आप को बचाने की भी कोशिश की। नेपाल में पॉलिटिक्स का एक बड़ा इशू है नेपोटिज्म, जिसमें पावर कभी कभी सिर्फ कुछ परिवार या पॉलिटिकल डायनेस्टीज के पास होती है। इसका असर गवर्नेंस और करप्शन पर बहुत पड़ा है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही आवाज़ इन नेपोटिस्टिक लीडर्स को चैलेंज कर रही थी, इसलिए उन्होंने तकनीकी और कानूनी झंझट क्रिएट करके सोशल मीडिया को बैन कर दिया। आम नेपाली अब सिर्फ डिजिटल स्पेस में नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी, सच्चाई और नई सोच के लिए लड़ रहे हैं। इस डिजिटल सेंसरशिप को वो डेमोक्रेसी पर अटैक समझ रहे हैं, और ये है भी। इसीलिए ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है, बल्कि पुराने करप्शन, राजनीति और अनफेयरनेस, दैट इज जो उनके साथ गलत हो रहा है, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे जो आघात किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट नेपाल के कैपिटल काठमांडू और पूरे देश में फैल गया। सबसे बड़ा रोल था नेपाल की जेनजीज का, जो नेपाल की आबादी के 20.8% हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का सबसे बड़ा जरिया माना था। प्रोटेस्टर्स ने स्लोगन लगाए जैसे शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, एंड यूथ अगेंस्ट करप्शन। टिकटॉक को छोड़कर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स बंद थे, लेकिन टिकटॉक पे लोग कोऑर्डिनेट करके रैली और डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन होने का विरोध नहीं था, बल्कि नेपाल में बढ़ रही सरकारी करप्शन, बेरोजगारी, सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस के खिलाफ भी था। लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया बैन सिर्फ करप्शन को छुपाने और आवाज़ दबाने का एक तरीका था। नेपाल का इंटरनेट पेनिट्रेशन लगभग 90% है, जिसमें 30 मिलियन लोग आते हैं जो कि इंटरनेट पे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने बहुत कड़े और कठोर कदम उठाए। पुलिस और आर्मी का यूज़ करके गोलियां चलवाई। 19 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिसमें ज़्यादातर नौजवान थे। 300 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हुए। एक पुरानी कहावत है कि करप्ट पॉलिटिशियंस आर मोर डेंजरस देन टेररिस्ट्स,
जो कि नेपाल के सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठती है। काठमांडू के कई इंपॉर्टेंट जगह जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स और भी बहुत इंस्टीट्यूशंस पर प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट और शूटिंग्स हुई। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। नेपाल की जनता का जो एक अहम भाग वहाँ की यंग जनरेशन है, उन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी। उन्होंने कहा कि करप्शन को खत्म करने और सोशल मीडिया बैन वापस करने की मांग। सितंबर 8 को ही नेपाल के मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने अनाउंस किया कि सोशल मीडिया बैन को वापस लिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने सितंबर 9, 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये डिसीजन प्रोटेस्ट के बढ़ते रूप को देखकर लिया गया। नेपाल की गवर्नमेंट ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी तरफ से कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा नहीं किया और उसी पे ये कदम उठाया गया था। लोगों की तरफ से भी मांग रखी गई कि सोशल मीडिया पॉलिसीज को ज़्यादा डेमोक्रेटिक और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान में रखकर दोबारा डिज़ाइन किया जाए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन का भविष्य क्या है? नेपाल ने सोशल मीडिया बिल को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी फेस किया, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि ऑनलाइन कंटेंट और प्लेटफॉर्म्स पर अधिक नियंत्रण हो, मगर इस अप्रोच को पब्लिक ने अथॉरिटेरियन माना है और इसका विरोध किया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया की जगह इतनी गहरी है कि बिना पब्लिक की मांग और समझदारी के पॉलिसी बनाना मूर्खतापूर्ण है। नेपाल जैसे डेवलपिंग देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स छोटे बिजनेस, स्टूडेंट्स और डायस्पोरा से कनेक्ट करने के लिए वाइटल हैं, इसलिए सरकार को इसे ध्यान में रखना होगा। आगे नेपाल को स्मार्ट रेगुलेशन और सिटीजन इंक्लूसिव डायलॉग से पॉलिसी बनाना जरूरी होगा, ताकि डिजिटल इनोवेशन हो, साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन पर भी नियंत्रण बनाया जा सके। ये जो नेपाल में पॉलिटिकल और डिजिटल आयाम चल रहा है, वो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के काफ़ी पड़ोसी देश भी अपने अपने कारण से पॉलिटिकल संकट में घिरे रहे। पहले श्रीलंका, जहां सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस ने लंबे समय तक पॉलिटिकल स्थिति को हिलाकर रखा। श्रीलंका का जहां टूरिज्म और एक्सपोर्ट बस्ट हो गए, वहां उसकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने इंडिया के लिए कई सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े कर दिए। भारत को वहां रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ा। इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया के थे वो भी रिस्क में पड़ गए और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स जैसे कोलंबो पोर्ट के ऑपरेशन पर भी प्रभाव पड़ा, जिससे इंडिया की ट्रेड चेन दोनों में रुकावट आई। उसके बाद बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल टेंशन्स और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ने लगी हैं, जिसमें लोगों के बेसिक डेमोक्रेटिक राइट पर सवाल उठ रहा है। वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि हिंदूज हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। इससे इंडिया के बॉर्डर्स पर अलर्टनेस बढ़ गई है और क्रॉस बॉर्डर समस्याएं बढ़ रही हैं। अब जब नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ युवा पीढ़ी के प्रोटेस्ट ने देश को एक और बड़ी राजनीतिक संकट में डाल दिया है, तो ये एक स्पष्ट चित्र दर्शाता है कि भारत के आसपास के देश अपने पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। ये जो चेन रिएक्शन बन रहा है वो भारत के लिए न केवल स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। नेपाल के प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल असंतुलन का सीधा असर भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट, बायलैटरल ट्रेड और लोकतांत्रिक वैल्यूज पर पड़ता है। भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने नेबर पॉलिसीज को और मजबूत करे, ताकि ये देश रीजनल पीस और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़े। साउथ एशिया का ये पॉलिटिकल उथल पुथल भारत के ग्लोबल एस्पिरेशंस को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए समझदारी, डायलॉग और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की बहुत आवश्यकता है। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। मिलियंस ऑफ नेपालीज इंडिया में काम करते हैं और दोनों देश के कल्चरल टाइज बहुत गहरे हैं। इसी वजह से नेपाल के अंदर होने वाले अनरेस्ट का इम्पैक्ट हमेशा भारत तक पहुंचता है, चाहे वो माइग्रेंट फ्लो हो, बॉर्डर पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो या रीजनल स्टेबिलिटी हो। अब जब भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, तो उसके लिए पड़ोसी मुल्कों में डेमोक्रेसी और शांति बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने देश के अंदर रिफॉर्म्स करना। एविडेंटली नेपाल में ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है, सेंसरशिप और ब्लैंकेट बैन से नहीं, बल्कि समझदारी और ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन से डिजिटल डेमोक्रेसी संभव है। और ये बात केवल ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी की नहीं है, बात ये है हमारा नेपाल के साथ गहरा और अटूट रिश्ता है। जितना हमारा भारतीयों का नेपाल पे हक है, उतना ही नेपालियों का भारत पे। आपको ये बात पता है कि नहीं? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी इज ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपालीज आर्मी एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपालीज आर्मी इज ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। पशुपति नाथ है वहाँ पे, सीता माता का घर है वहाँ पे। एंड वी कैन नॉट अलाउ नेपाल टू बिकम द प्ले ग्राउंड ऑफ द चाइनीज एंड अमेरिकन्स आफ्टर दिस पॉलिटिकल क्राइसिस। नेपाल इज अ सोवरिन टेरिटरी और ये भारत की जिम्मेदारी है, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़े रहें और साथ ही साथ दुनिया को बताएं कि नेपाल एक स्वतंत्र और सक्षम देश है। कोई भी देश इंटरफियर नहीं कर सकता। नेपाल का फ्यूचर वो होगा जो नेपाल के लोग डिसाइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स के अपडेट के लिए कनेक्टेड रहिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।